हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश कुमार। स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं परागण और निषेचन के बारे में। परागण और निषेचन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो परागण और निषेचन, परागण तथा निषेचन के बारे में आज जानने वाले हैं। परागण तथा निषेचन को जानने से पहले हम अगली क्लास में पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं कि पुष्प की संरचना क्या होती है, पुष्प की संरचना के मुख्य भाग क्या होते हैं और पुष्प की जो संरचना होती है उसके भागों के कार्य क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ रखा है। तो अगर उन सही चीज़ों को हमको जानकारी है, उनके बारे में, उन चीज़ों के बारे में अगर हमको जानकारी है तो परागण के बारे में हम समझने में हमको सरलता होगी। तो सबसे पहली बात तो परागण क्या होती है। परागण को समझने के लिए हम जानते हैं कि पुष्प का जो भाग होता है, स्त्री जनन भाग, इस प्रकार से कुछ होता है। ये वाला जो भाग होता है इसको स्त्री केसर बोलते हैं। ये भाग पुष्प का मादा जनन भाग होता है और ये इस भाग को आप लोग पुंकेसर बोलते हैं। इस भाग को आप लोग पुंकेसर बोलते हैं। इसे नर जनन अंग बोलते हैं। नर जनन अंग पुष्प का, ठीक है, जनन नर जनन अंग पुष्प का बोलते हैं, ठीक। और इसी के साथ जो ये आपको फूला हुआ भाग दिख रहा है इधर, इसको बोलते हैं मादा जनन अंग, पुष्प का मादा जनन अंग, ठीक है, मादा जनन अंग। इसको स्त्री केसर बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं और नर जनन अंग जिसे पुंकेसर बोला जाता है, पुंकेसर, पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं। पुंकेसर को 2 भाग को जानने के लिए सबसे पहले इस भाग को परागकोश बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम जान रहे हैं, अगले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो इनका कार्य क्या है। इसमें परागकोश में परागकण होते हैं। इसके ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। बीच वाले भाग को, जो बीच वाला फेज होता है, इसे वर्तिका बोलते हैं, इसे वर्तिका बोलेंगे। जो नीचे का भाग होता है, जो यहाँ का जो फूला हुआ भाग, गोल फूला हुआ भाग होता है, इसे अंडाशय बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं स्त्री केसर के। पुंकेसर के पहला भाग ये हो जाए परागकोश, दूसरा भाग हो जाता है पुतंतु। ये इसके 2 भाग हो जाते हैं, 2 भाग। तो यहाँ पे परागण की परिभाषा में क्या आएगा कि यहाँ पर है परागकोश, परागकोश में है परागकण, क्या है, परागकण। तो पराग कोश से पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर पुष्प के स्त्री जनन या वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचने की, वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोल देते, परागण। यानी कि यहां से परागकण निकले, यहां पर पहुंचे, इस एक्टिविटी को बोल देंगे हम लोग परागण। सिंपल सी बात। परागण की जो है कि पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेंगे, परागकोश से परागकण निकलेंगे, पहुंचेंगे कहां पर, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, परागण। सिंपल सी बात है। अब परागण की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि पुष्प के परागकोश से, परागकोश से परागकणों का निकलकर, परागकणों का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचने की क्रिया को हम बोल देते हैं वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती, परागण कहलाती, परागण कहलाती है। क्या कहलाएगी, परागण कहलाती। सिंपल सी बात है। पुष्प के परागकोश से परागकण को निकल कर पहुंचा दिया जाए या निकाल कर पहुंचा दिया जाए कहाँ पर, पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर, इसी को परागण बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। अगर एक बार में समझ में आ गई, जिंदगी भर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भूलेंगे नहीं, इस बात की तो गारंटी। चीज़ों को समझना बहुत जरूरी, कहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही, इन चीज़ों को अगर हम जान जाते हैं, ठीक, कौन सी बात कहाँ से उठी है, कौन सी बात किस पॉइंट से कही गई, इन चीज़ों को अगर हम
यहाँ पे बिठा लेते हैं, यहाँ पर दावे के साथ कहा जा सकता है कि आप उस चीज में माहिर हो जाएंगे, चाहे जो चीज हो। आप किसी भी काम को करते हैं तो उसमें मन लगाएंगे नहीं तब तक आपके जो है कि सक्सेस होने के चांसेस बहुत बहुत लो रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखें कि परागकोश से पुष्प के परागकोश से परागकण का निकल कर पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचेंगी, तभी क्रिया को परागण बोलते हैं। तो परागण की परिभाषा और परागण में कौन कौन से भाग, पुष्प के कौन कौन से भाग जो है कि सम्मिलित होते हैं, इनके बारे में एक जो है कि स्ट्रक्चर के रूप में हमने समझा दिया। अब जो है कि परागण के प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर परागण के दो प्रकार दिए गए। पहला तो स्वपरागण है, दूसरा परपरागण। परागण दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण और परपरागण को समझने के लिए एक सिंपल से जो है कि हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं कि उससे समझिए। ये मान लीजिए कोई एक पुष्प का पौधा है, मान लीजिए कोई एक पुष्प का पौधा है, जहाँ पर एक यहाँ पर पुष्प लगा हुआ, एक यहाँ पर पुष्प लगा हुआ, दूसरा यहाँ पर लगा, एक इधर हमने लगा दिया, अब एक बीच में हमने दिखा दिया पुष्प को। इस प्रकार से कोई पुष्प का कोई पौधा लगा हुआ, एक हम पास से में जो है कि एक और पौधा लगा देते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर भी फूल को व्यवस्थित कर देते हैं इस प्रकार से। ये कोई फूलों की जो है कि हमने स्थिति दिखा दी। तो यहाँ पे स्वपरागण और परपरागण को समझने के लिए एक बात को ध्यान रखना है कि स्वपरागण, स्व मतलब अपने आप परागण होगा, अपने आप मतलब जो है कि अपने पौधे पर होगा, यानी कि यहाँ से परागकण निकले, यहाँ से परागकण निकले इसी पर आ जाएं, या फिर यहाँ से निकले इस वाली वर्तिकाग्र पर पहुंचना है। तो इस क्रिया को हम स्वपरागण के नाम से जान सकते हैं कि अपने ही पौधे पर के पुष्पों पर हो जाए, तो इसे हम स्वपरागण बोलते। स्वपरागण किनके किनके कारण होगा? कीटों के द्वारा हो जाता है, कीटों के द्वारा सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कीटों के द्वारा होता है, और वायु के द्वारा होता है। वायु जैसे ज्वार बाजरा के खेतों में क्या होता है, परागण के लिए अगर कीट करने बैठे तो बहुत ही टाइम हो जाएगा, एक पौधे से दूसरे पौधे में तो जो है कि एक पूरा पूरा समय बीत जाएगा, जो है कि पूरा पूरा वर्षा ही चला जाएगा परागण करवाने के लिए कीटों से। ठीक, लेकिन वहां पे वायु का होता है, वायु जो है कि झकोरों के साथ आती, झकोरों के साथ आती है, और जो है कि उसमें फूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इससे जो है कि क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। ये जो है कि वायु के द्वारा हो जाता है। ठीक, कीटों के द्वारा भी, वायु के द्वारा भी होता है, चींटियों के द्वारा भी होता है, चींटियों के द्वारा भी होता है, जंतु के द्वारा भी होता है। जंतु जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग जीवों में आएंगे, जैसे कहीं निकले गार्डन वार्डन से, हाथ लगाते हुए फूलों में चले जाते हैं, जैसे हाथ पर फूलों को छूते हुए चले जाते हैं, हाथों में हमारे जो है कि परागकण लग जाते हैं, दूसरे फूलों पर पहुंच जाती है, जिससे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जंतु के द्वारा भी परागण होता है। और एक फूल होता है जो सबसे बड़ा फूल होता है, रेफ्लेसिया, जिसमें हाथी के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? हाथी के द्वारा। जो हाथी होता है उससे रस चूसता है अपनी सूंड से। वो रेफ्लेसिया लगभग 40 किलो का आसपास होता है वो फूल। अगर वो जो है कि फूल, जैसे हमारे गांव घर में क्या होता है, बिहाव होता है जब, तब जो है कि शादी बिहाव में औरतियां जो है कि जब दुल्हा आता तो फूल फेंकती, ऐसे ऐसे फूल फेंकती कि नहीं फेंकती। अगर वो वाला फूल उठा के रेफ्लेसिया फूल फेंक दिया जाए, रेफ्लेसिया 40 किलो, धमाक से एकदम भचाक से काम खत्म हो जाएगा। अगर वो फूल फेंक दिया जाए तो कहने का मतलब, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब चला गया। बहारो फूल बरसाओगे नहीं, आया नहीं, वो चला ही जाएगा, इतना बार धमाक से मार देते। वो जो है कि 40 किलो के आसपास सबसे बड़ा फूल होता है। सबसे बड़ा फूल होने के साथ साथ जो है कि हाथी के द्वारा उसमें परागण होता है। हाथी वहां से निकलती है तो हाथी अपने सूंड से उसका जो है कि रस चूसती है, और दूसरे और सूंड में क्या लग जाते हैं, परागकण लग जाए, पराग दूसरे पौधे में पहुंचा देता है, इससे जो है कि उसमें परागण हो जाता है। ठीक, और कीटों में सबसे ज्यादा मधुमक्खी के द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा जो है कि सबसे ज्यादा परागण होता है। मधुमक्खी तो आप लोग जानते ही होंगे, इनके सबके द्वारा परागण संपन्न होता है। स्वपरागण में ये सारी चीजें क्या होती, भूमिका निभाती है ना। या जो है कि अगली बात में अगर देखा जाए कि जो है कि परपरागण क्या होता है, परपरागण में बात कर ली जाए कि परपरागण क्या होता है। परपरागण में हमको चीजें समझने के लिए, अगर जो है कोई पौधा है, कोई पौधा है, वो जो है कि स्वयं की जात पर पौधा जो है कि स्वयं वाले पौधे के पुष्प पर परागण ना करके अपनी ही जात के किसी दूसरे पौधे पर जाके परागण करे, यहां से उठे, यहां ना जा करके, यहां ना जा करके यहां पहुंच जाए, इस वाला पौधा का परागकण इस वाले पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इसको बोल देते हैं परपरागण। क्या बोल देते हैं?
पर परागण। अगर इसका इसी पर रह जाए या इसका इसी पे रह जाए, परागकण इस पर आ जाए या यहां से यहां आ जाए, तो ये स्वपरागण ही गिना जाएगा, ये स्वपरागण में ही आएगा, क्योंकि अपने ही पौधे के पुष्प पर हैं। अब जो है कि यहां से उठ करके दूसरे पुष्प पर आ जाते तो इसे हम पर परागण बोल देते। तो हम कहने का मतलब है एक ही जाति के पुष्प में परागण संपन्न होगा। यहाँ पे गुलाब का है, यहाँ पर गेंदा का है, तो गुलाब वाले परागकण गेंदा वाले वर्तिका को स्वीकार नहीं होंगे, है ना। तो क्या कहते, गांव में शादी ब्याह होता है तो क्या करते हैं, पंडित जी गोत्र मिलाते हैं, गोत्र वोत्र सब मिलाते हैं, कोई जो है कि अलग ना आ जाए, वंश वंश देखते हैं, जात वात मिलाते हैं, ठीक, कि जो है कि थोड़ा अच्छा खासा मिले, बुद्धा उद्धा ना मिल जाए। गांव में क्या होते हैं कि अगर गांव से करेंगे, दूसरे जगह से करेंगे शादी वादी, तो थोड़ा ठीक ठाक नस्ल पैदा होगा, आने वाला जो झुंझुना है थोड़ा ठीक ठाक होगा, ब्रिलियंट होगा। अगर मोहल्ले से शादी कर लेंगे तो बुद्धा पैदा होगा, बुद्धा समझते हो। हाँ, तो जब जो है कि मोहल्ला में जो है कि नहीं करना, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जब रहेगा तो दिक्कत होगा। यानी कि स्वपरागण अच्छा होता है कि पर परागण, तो पर परागण में जो है कि हम बात करें, पर परागण ज्यादा बेटर होता है स्वपरागण की अपेक्षा। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ के कैरेक्टर जब मिलेंगे तो एक जो है कि नई जाति बनकर तैयार होगी, जो है कि थोड़ा अलग दिखेगी, थोड़ा अच्छी क्वालिटी के होंगे। जब यहाँ के यहीं पर हो जाएंगे, यहीं करें, तो वही चीज तो बनेगी। यहाँ से यहाँ जाएं, यानी कि शादी करना तो दूसरी जगह का है, तो वहाँ के जो है कि थोड़े लक्षण, यहाँ के थोड़े लक्षण मिलेंगे, तो जो है कि एक नई जाति का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझने के लिए जो है कि ये चीजें बताई गई। ठीक, अब जो है कि बात कर ली जाए स्वपरागण और परपरागण, हमारी हिसाब से जो है कि आपको समझ में आ गई। ठीक, तो स्वपरागण और परपरागण के बाद जो है कि निषेचन है, स्वपरागण और परपरागण के बाद निषेचन। निषेचन को समझने के लिए एक बात बता दी जाए, निषेचन क्या होता है। निषेचन को समझने के लिए एक जो है कि पूरी व्यवस्थित क्लास अगली वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कायदे से जो है निषेचन के बारे में जानकारी करेंगे। जो है कि थोड़ा लेंथी वीडियो हो गया है, इसलिए अगले वीडियो में जो है कि हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, निषेचन के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।